Assalamu alaikum everybody. Today in this video lecture we are going to discuss about jurisdiction of High Court. कल के लेक्चर में हमने पढ़ा है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। इनमें से अगर आप देखोगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, लेकिन कहीं ये ज्यादा जो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ये ओवरलैप करते हैं। ठीक है, ओवरलैप इन द सेंस इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। एज फार एज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इज कंसर्न्ड, इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, बहुत ज्यादा सेमनेस है, बट मनी प्रोविजंस में डिफरेंस भी है। फॉर एग्जांपल जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है उसमें डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल जो हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इन द सेंस कि वायर हाई कोर्ट कैन इशू इन व्हाट मैटर्स हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स। ठीक है, और जो दूसरा मामला है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है इशू रिट्स ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, और खाली आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होगा उस वक्त जब कॉज ऑफ एक्शन होगा। तो आज हम देखेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो व्हेन आई से द वर्ड ज्यूरिसडिक्शन इट मीन्स द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, और पावर के साथ साथ ही आपको ये याद रखना है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है। ठीक है, टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, पावर एंड द लिमिट्स ऑफ टेरिटरी विद इन विच द हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है, जो सुप्रीम कोर्ट का टेरिटोरियल एक्सटेंट है दैट इज थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन जो हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट का होता है खाली विद इन इट इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अगर एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट है खाली उस कंसर्न्ड स्टेट में इसका ज्यूरिसडिक्शन है। अगर कॉमन हाई कोर्ट है फॉर एग्जांपल 2 स्टेट्स का या एक स्टेट और एक यूटी का, वही कंसर्न्ड स्टेट और यूटी में उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है पावर, और ज्यूरिसडिक्शन की टेरिटोरियल लिमिटेशंस होती है। ठीक है, तो there are number of jurisdiction, there are number of powers of the high court. For example, the first we are going to discuss original jurisdiction. Original jurisdiction means that the high court has the power to hear disputes in the first instance rather than by the way of appeal. ठीक है, पहले ही फॉर एग्जाम्पल विदाउट somebody, without letting somebody to appeal, high court in its original jurisdiction can hear the disputes in the first instance without any appeal. तो इस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है, हाई कोर्ट की कंटेक्स्ट में एक आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है ये बेसिकली अगर किसी ने कोई कमेंट की है किसी भी हाई कोर्ट के जज पे या सुप्रीम कोर्ट के जज पे, ठीक है, और वो कमेंट बेसिकली पर्सनल क्रिटिसिज्म है, वो आता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। या अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी ऑर्डर या किसी भी डिसीजन को विलफुल डिसोबीडियंस हुआ है तो वो आता है एज ए सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके बेसिकली दो किस्में हैं, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब यह है कि अगर हाई कोर्ट ने कोई रिट इशू की है और जिस पर्सन के अगेंस्ट वो रिट इशू की ही हैज डिसोबेड दैट, ठीक है, ही हैज डिसोबेड द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट, तो वो हो गई सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि इट बेसिकली लवर्स द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, इट स्कैंडलाइजेस द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। और जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब यह है कि अगर किसी ने हाई कोर्ट के जज के खिलाफ या हाई कोर्ट के किसी भी जजमेंट के खिलाफ कोई चीज पब्लिश की है, ठीक है, कोई चीज पब्लिश किया वो या कुछ कहा है जो पब्लिक में है, वो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये जो कि एक ऑफेंस माना जाता है, तो इसके दोज पर्सन इज फाउंड बेसिकली इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फाउंड गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उनको हाई कोर्ट के दौरान कार्रवाई की जाती है। दूसरा होता है अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा रिलेटेड टू द
इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा आउट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, उसका ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन एज फॉर एज द डिस्प्यूट्स arising from the election of the parliament और members of parliament and from the members of state legislature, तो उन सारे डिस्प्यूट्स को कौन सॉल्व करेगा? हाई कोर्ट, ठीक है। इसी तरीके से रेवेन्यू मैटर्स आते हैं। रेवेन्यू मैटर्स में फॉर एग्जांपल टैक्स कलेक्शन, ठीक है, टैक्स अप्रोप्रिएशन, वो सारी चीजें हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। इसी तरीके से जो जैसे मैंने आपको कहा कि इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, जहां पे एक पिरामिड जैसा शेप बनता है। इसको जब हम ग्राफिकली दिखाते हैं तो एससी आता है सबसे टॉप पे, वायरिंग एससी ऑक्यूपाइज द टॉप पोजिशन, देन बिलो द एससी हाई कोर्ट्स वर्क, ठीक है, एंड बिलो द अंडर द हाई कोर्ट्स इट इज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इसी तरीके से हाई कोर्ट के पास और एक भी पावर है जो कि इसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, दैट इज हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर द केसेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगर कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन वेग है, ठीक है, और या कोई भी लॉ का कोई सेक्शन या लॉ का कोई प्रोविजन वेग है, तो वहां पे इट नीड्स द इंटरप्रिटेशन, तो वहां पे सबऑर्डिनेट कोर्ट से उस केस को ट्रांसफर किया जाएगा बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यह है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे रिट ज्यूरिसडिक्शन। जैसे आपको मालूम है, कल हमने पढ़ा है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू। लेकिन एज फॉर एज द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू इश्यू रिट्स आर कंसर्न्ड, दे आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 226, ठीक है। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू करता है, those writs are issued under article 32, ठीक है, for the enforcement of fundamental rights. But as far as the writs issued by the high court are concerned, इनको इश्यू किया जाता है under article 226, ठीक है। तो यहां पे देखिए हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन, देखिए अब यहां पे फर्क है हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन में और सुप्रीम कोर्ट के रिट ज्यूरिसडिक्शन में। दो कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू द हाई कोर्ट, दैट इज बेसिकली कंकरेंट टू बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, बिकॉज बोथ कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स, कैन इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन अब जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है इसमें देयर आर थ्री डिफरेंसेस। There are three differences in the writ jurisdiction between Supreme Court and High Court. देखिए क्या फर्क। जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का टू इश्यू द रिट्स ऑन डिफरेंट मैटर्स, दैट इज उसमें हाई कोर्ट हैज वाइडर रिट ज्यूरिसडिक्शन देन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यह है किस कंटेक्स्ट में? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मैटर्स ऑन विच द रिट्स कैन बी इशूड। देखिए मसला क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है इट कैन इश्यू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट इश्यू कर सकता है रिट्स ऑर्डर्स खाली जब आपके
फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो आपके पास ऑप्शन है टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, खाली सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एफआर मैंने लिखा, आपके फंडामेंटल राइट्स, एंड फॉर अदर पर्पजेस, एंड फॉर अदर पर्पजेस, फॉर अदर पर्पजेस। यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्लास है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका ऑर्डिनरी लीगल राइट वायलेट होगा तो वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको हाई कोर्ट के पास जाना है, तो हाई कोर्ट यहां पे रिट्स इशू कर सकता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज वाइडर। हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है टू इश्यू द रिट्स दैट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकता है खाली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, व्हाइल इज ऑन द अदर हैंड हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फॉर योर ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, ठीक है। यह है एक डिफरेंस। दूसरी जो डिफरेंस है, इट इज सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स, can issue writs throughout the territory of India. हाँ, सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स अगेंस्ट एनी पर्सन और एनी गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की जहां पे इंडिया का जहां पे भी पॉलिटिकल मैप है, तो वहां पे किसी पर्सन के खिलाफ या किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास जो है, हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स अगेंस्ट एनी पर्सन और अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी है, मान लो जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट है आज कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो अगर लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में कहीं पे भी कुछ राइट्स का वायलेशन हुआ, चाहे वो आपका फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, तो उस अगर वो पार्टी या वो पर्सन या वो गवर्नमेंट लोकेट है विद इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उसको पावर है कि इट कैन इश्यू रिट्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, अक्रॉस इंडिया। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर है देन हाई कोर्ट, ठीक है। जो तीसरी डिफरेंस है, तीसरी डिफरेंस ये है कि जो आपके राइट्स है, आपके फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, उनकी जो रेमेडी है अंडर आर्टिकल 32, जो आर्टिकल 32 है ना, आर्टिकल 32 इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। Article 32 itself is a fundamental right। जैसे आपको मालूम है फंडामेंटल राइट्स के बारे में ये कवर करते हैं आर्टिकल्स 12 to 35। तो जो आर्टिकल 32 है इट इज इटसेल्फ है फंडामेंटल राइट, लेकिन जो आर्टिकल 2 to 6 है इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू इश्यू रिट्स। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को रिट इश्यू करनी पड़ेगी, चाहे वो हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टोररी, को वारंट हो या प्रोहिबिशन हो। लेकिन हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू इश्यू रिट्स, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्यों रिफ्यूज नहीं कर सकती? बिकॉज जो आर्टिकल 32 है, जो रेमेडी है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो आर्टिकल 32 है, दैट इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड द डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू इश्यू द रिट्स। तो ये है 3 डिफरेंसेस बिटवीन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। पहले में हम क्या देखते हैं कि एज फार एज द
issues on which the writs are concerned. सुप्रीम कोर्ट खाली इश्यू रिट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट इश्यू रिट कर सकता है खाली कहां पे, whenever there is the violation of fundamental rights. लेकिन हाई कोर्ट कहां पे कर सकता है, एक तो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में भी, प्लस अगर आपका ऑर्डिनरी लीगल राइट वायलेट हुआ तो वहां पे भी हाई कोर्ट इश्यू कर सकता है रिट्स. तो यहां पे हम क्या देखते हैं, सो इट वी कैन कंक्लूड दैट हाई कोर्ट्स रिट ज्यूरिसडिक्शन इन दिस सेंस इज वाइडर देन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. और दूसरा जो मैंने यहां पे कहा, दूसरा जो पॉइंट, दूसरी जो डिफरेंस बिटवीन द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज दैट कि सुप्रीम कोर्ट जो है इट कैन इश्यू रिट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में कहीं पे भी अगेंस्ट एनी पर्सन, अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट. लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स अगेंस्ट एनी पर्सन और अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट विद इन इट इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी है उत्तराखंड का हाई कोर्ट. ठीक है, उत्तराखंड के हाई कोर्ट के पास खाली टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है किसका, स्टेट ऑफ उत्तराखंड का. तो द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड कैन नॉट इश्यू रिट्स आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. लेकिन अब इसमें एक चीज आता है, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन. ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन. हाई कोर्ट के पास जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है कि हाई कोर्ट खाली रिट्स इश्यू कर सकता है विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. लेकिन एक एक कंटेक्स्ट में या एक एक्सेप्शनल केस है वायरिन हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन एंड दैट इज व्हेन देयर अराइजेस द कॉज ऑफ एक्शन. ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन. फॉर एग्जाम्पल पंजाब का कोई, देखिए कॉज ऑफ एक्शन क्या है. कॉज ऑफ एक्शन एक एक ऐसा लीगल टर्मिनोलॉजी है वायरिन जब आपको अपनी एविडेंस को सबस्टेंशिएट करने के लिए, ठीक है, अपने फैक्ट्स को ज्यादा स्ट्रांग करने के लिए यू हैव टू इश्यू ए रिट आउटसाइड योर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. तो फॉर एग्जांपल पंजाब का कोई आदमी आया है यहां जम्मू एंड कश्मीर में और यहां पे उन्होंने कोई इलीगल काम किया, अब वो वापस चला गया कहां पे, पंजाब. ठीक है, तो जो बेसिकली ही इज द डोमिसाइल ऑफ पंजाब. लेकिन कॉज ऑफ एक्शन कहां पे हुआ, कॉज ऑफ एक्शन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ. तो अब अगर वो पंजाब में है तो जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है इट कैन इश्यू रिट्स अगेंस्ट हिम. ठीक है, क्योंकि वो अगर वो पंजाब है जो कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में नहीं आता है. ठीक है, ये है कॉज ऑफ एक्शन. तो कॉज ऑफ एक्शन में आपको ये याद रखना है कि अपनी एविडेंस को सबस्टेंशिएट करने के लिए और अपने फैक्ट्स को मजबूत करने के लिए यू कैन मूव आउटसाइड योर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. और तीसरी जो डिफरेंस हमने पढ़ी कि जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट. ये जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट, हेंस सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू इश्यू रिट्स. ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए. और ऑन द अदर हैंड हाई कोर्ट्स के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है, हाई कोर्ट्स में रिफ्यूज टू इश्यू रिट्स. तो दिस इज रिट ज्यूरिसडिक्शन. ठीक है, तीसरा है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन. एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली जो हाई कोर्ट है इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील विद इन स्टेट. ठीक है, थ्रू आउट इंडिया नहीं है, थ्रू आउट कंट्री नहीं है. इट इज primarily a court of appeal. So it hears appeals against the judgments of subordinate courts. ठीक है, High Court hears appeals. It hears appeals so High Court hears appeals against judgment of subordinate courts. ठीक है,
सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को होते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, म्युनिसिपल कोर्ट है, ठीक है, सेशन जज का कोर्ट है, ठीक है, वो सारी वहां पे अगर आपको वहां पे कोई जजमेंट मिला, कोई ऑर्डर, एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, यू कैन अपील इन द हाई कोर्ट, ठीक है, दैट इज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। और उसके बाद है सुपरवाइजरी। जो हाई कोर्ट है, इट हैज द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, ठीक है, तो ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। बट यहां पे एक्सेप्शन आता है, दैट इज मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा, ठीक है। जो हाई कोर्ट है, इट एंजॉयज सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज it enjoys the power of superintendence over all the subordinate courts within its territorial jurisdiction except military courts, ठीक है। यहां पे एक्सेप्शन है क्या, दैट इज मिलिट्री कोर्ट्स। इसके बाद है another jurisdiction, another power of high court is that high court has the control over subordinate courts, ठीक है। जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, आपको मालूम है कि जो इंडिया में स्ट्रक्चर है, जुडिशियल स्ट्रक्चर है, दैट इज अ पिरामिड शेप, SC, wherein SC is at the top of the pyramid, then below SC it is the high courts, and below high courts it is the subordinate courts, district courts, municipal court, ठीक है। देखिए हाउ हाई कोर्ट कंट्रोल्स द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर फॉर द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो इससे these are the means, these are the ways through which high court exercises its control over subordinate courts. For example, डिस्ट्रिक्ट में कोई जज बनाना होगा तो उसके लिए गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर विल कंसल्ट हाई कोर्ट, एंड तो हाई कोर्ट विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस who will be the judge, and अगर इन केस ऑफ प्रमोशन तो उसमें भी हाई कोर्ट का इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट इज कंसल्टेड बाय governor in the cases of appointment of a district judge, posting of a district judge, and promotion of a district judge, ठीक है। और दूसरा जो आता है इसमें, जो दूसरी वे है कि थ्रू विच हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस इट्स कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इज दैट हाई कोर्ट कैन विथड्रॉ द केसेस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन्वॉल्विंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। हाई कोर्ट can withdraw the cases. High court can withdraw the cases from subordinate courts. हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या लोअर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है और उसमें इट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इन्वॉल्व्स द सबस्टेंशियल क्वेश्चन अप्लाई, इसमें फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना होगा या कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को डिफरेंट कंटेक्स्ट में समझना, तो वहां पे हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट कैन विथड्रॉ द केस फ्रॉम द लोअर कोर्ट। जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस है ना बाइंडिंग अक्रॉस ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इसी तरीके से जो हाई कोर्ट्स के डिसीजंस है, हाई कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स है, दैट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। इट्स ऑर्डर्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल subordinate courts. Or even high court can make orders, make regulations how the subordinate courts should function or how the subordinate courts should work, ठीक है। तो this is how जो एक पावर है हाई कोर्ट के पास, that is control over subordinate courts, wherein
हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट किया जाता है, गवर्नर हाई कोर्ट के जजेस को कंसल्ट करता है फॉर द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट जज। दूसरा जो आता है हाई कोर्ट कैन विड्रॉ हाई कोर्ट कैन विड्रॉ केसेस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वायर इन द केसेस इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा जो है हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। दिस इज हाउ हाई कोर्ट exercises the power of control over how basically high court controls the subordinate courts. जो लास्ट जुरिसडिक्शन, लास्ट पावर है हाई कोर्ट का, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जैसे आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच सेज दैट कि इफ एनी लॉ और एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कोर्ट्स के पास पावर है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी, हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि दे हैव द पावर, दे कैन डिक्लेयर सच लॉ, सच एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नल एंड वाइड। और जब वो नल एंड वाइड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाएगा कोर्ट्स के दौरान, तो वो फिर एनफोर्स ही नहीं होगा। ठीक है, तो as far as the judicial review is concerned, in judicial review, high courts basically examine the constitutionality. High courts examine the constitutionality. High courts here under judicial review examine the constitutionality of legislations and executive orders. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, दोनों के। तो यहां पे बेसिकली अंडर जुडिशियल रिव्यू में क्या आता है कि हाई कोर्ट बेसिकली देखता है कि अगर पार्लियामेंट या किसी भी या जो उसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, अगर उन्होंने कोई लॉ बनाया है, क्या वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, क्या वो लॉ किसी फंडामेंटल राइट्स किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता है, तो हाई कोर्ट बेसिकली एग्जामाइन्स द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेशंस एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। ठीक है, आप बोथ यहां पे दोनों है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का भी। ठीक है, अगर कोई लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट के दौरान बनाया गया एंड इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, तो वहां पे भी हाई कोर्ट उसको अंडर जुडिशियल रिव्यू नल एंड वाइड करार देगा। या इन स्टेट गवर्नमेंट के केस में आपको मालूम है, स्टेट गवर्नमेंट्स, इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट passes legislation which is inconsistent with the constitution, which violates fundamental rights, जो आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है, तो उसको भी हाई कोर्ट के दौरान नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता है। ठीक है, दैट इज डीम्ड एज अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो ऐसे दोज लॉज, दोज ऑर्डर्स which are declared unconstitutional, ultra virus by the high courts, तो वो फिर एनफोर्स नहीं होते। ठीक है, तो बिफोर वी कंक्लूड, आज हम देखेंगे कि हमने आज इस जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट में क्या पढ़ा है। और जुरिसडिक्शन जो हाई कोर्ट का जो स्ट्रक्चर है वो आपको ऑलरेडी मालूम है कि असल में आर्टिकल 214 के अंदर एवरी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट। ठीक है, लेकिन जो बाद में जो अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उससे कहा गया कि कॉमन हाई कोर्ट भी रखा जा सकता है बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, बिटवीन अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो आज हमारे पास बेसिकली 25 हाई कोर्ट्स। ठीक है, उनमें से बहुत सारे तकरीबन 6 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो दैट आर कॉमन, और जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, दैट इज द only UT amongst 8 UTs having its separate हाई कोर्ट। ठीक है, और जो हाई कोर्ट का जज वगैरह होता है वो अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है,
और जो अदर जजेस होते हैं दैट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो जो हाई कोर्ट की जजेस की जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 62, ठीक है, 62। और हाँ, लेट्स हैव बिफोर वी कंक्लूड लेट्स हैव ब्रीफ लुक व्हाट वी हैव डन सो फार। आज हमने पढ़ा है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, जिसमें हमने पढ़ा है कि पावर्स क्या होते हैं हाई कोर्ट के, और ज्यूरिसडिक्शन में आता है एक पावर्स प्लस टेरिटोरियल लिमिटेशंस, ठीक है। टेरिटोरियल लिमिटेशंस आप मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इट कैन इट इज ज्यूरिसडिक्शन इज देयर across all the throughout the territory of India। लेकिन जो हाई कोर्ट्स के है हाई कोर्ट्स हैव टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन विद इन देयर स्टेट्स, विद इन देयर टेरिटोरियल लिमिट्स। तो पहले हमने पढ़ा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद रिट ज्यूरिसडिक्शन पे हम आए। रिट ज्यूरिसडिक्शन में हमने वो 3 डिफरेंसेस पढ़े हैं, जहां पे हमने देखा कि कहां पे हाई कोर्ट रिट ज्यूरिसडिक्शन है वाइडर देन द सुप्रीम कोर्ट, और फिर एज फार एज द सुप्रीम कोर्ट कर सकता है रिट इशू थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, लेकिन हाई कोर्ट कर सकता है खाली कहां पे विद इन इट्स टेरिटोरियल लिमिटेशंस। और देन हमने पढ़ा अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। जो हाई कोर्ट्स होते हैं दे आर बेसिकली प्रीमियरली द कोर्ट्स ऑफ अपील, दे हियर द अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और उसके बाद हमने पढ़ा है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। हाई कोर्ट बेसिकली हैज द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और देन वी वेंट टू कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। वो हमने देखा कि अगर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जज की अपॉइंटमेंट होती है, पोस्टिंग होती है, प्रमोशन होती है, उन सब मामलों में हाई कोर्ट से व्यू ली जाती है, हाई कोर्ट से ओपिनियन ली जाती है, ठीक है। और फाइनली हमने पढ़ा जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू में हम देखते हैं कि हमने देखा कि जुडिशियल रिव्यू में हाई कोर्ट बेसिकली एग्जामाइन करता है कि क्या कोई लॉ या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, क्या ये फंडामेंटल राइट को कहीं वायलेट मत करता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसको अल्ट्रा वायरस करार दिया जाता है एंड इट इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड, ठीक है, नल एंड वाइड। तो ये फिर एनफोर्स नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ऑलमोस्ट इसमें सिमिलरिटी है बट कहीं कहीं पे डिफरेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के पास जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है दैट इज इन रिलेशन टू द फेडरल मैटर्स, ठीक है। फेडरल मैटर्स खाली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है, ना कि हाई कोर्ट्स, ठीक है। और अगर आप देखेंगे देखेंगे जो कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स वो हाई कोर्ट्स को दिया गया है, ठीक है। या जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन प्रेसिडेंट को अगर कहीं पे भी लीगल ओपिनियन चाहिए किसी भी मुद्दे पे, ही रेफर्स दैट मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट टू द हाई कोर्ट, ठीक है। तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट के पास वो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो ज्यूरिसडिक्शन है ये ओवरलैप करती है, सिमिलर है, बट कहीं कहीं पे डिफरेंस है, जैसे हमने देखा रिट ज्यूरिसडिक्शन में। तो अगर आपको आज के वीडियो लेक्चर में कहीं पे भी लगता है कि डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।